Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we are going to discuss about the BFM, that is Bank Financial Management। तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम में जो लेटेस्ट एग्जाम्स यहाँ पर पेपर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेटेस्ट चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके बारे में अपडेटेड सिलेबस के बारे में हम इन वीडियोस में गो थ्रू करने वाले हैं। सो जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है उन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट विल बी कवरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द सेम। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड फर्दर लेट मी टेल यू कि ये चैप्टर्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है, बिकॉज डेफिनेटली जब भी कोई नया सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है तो आईआईबीएफ जो है उसकी तरफ अटेंशन पे करता है एंड द गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द सेम। सो डू नॉट मिस आउट दीज वीडियोस। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड फॉर इफ यू वांट टू गेट ऑल द वीडियोस ऑफ बीएफएम एंड एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल एंड द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ द सीआईआईबी, तो अभी के अभी एनरोल कर लो विजिटिंग द वेबसाइट iibf.info। तो वेबसाइट को विजिट करना है iibf.info को, या फिर आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो कि आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप आईओएस यूजर हो, एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो आपके लिए भी एप्लीकेशन है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKD एंड एनरोल द कोर्सेज। एंड लेट मी टेल यू, फ्लैट 82% ऑफ अभी चल रहा है, तो उसके लिए आपको कूपन कोड एग्जाम्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपको फ्लैट 82% ऑफ मिल जाए। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो, गेट बैक टू अस, कॉल अस और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर 8360944207। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आपको ये नंबर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड इट्स रिलेटेड टू एलआरएस एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एंड जो आपके पास रेमिटेंस स्कीम अवेलेबल है, रेमिटेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है रेजिडेंट्स के लिए, यानी कि रेजिडेंट्स वो होता है जो एज पर द आईटी एक्ट पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, दैट कंसीडर्ड टू बी एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओवर देयर। तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड द अदर वन इट इज अ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की जब भी हम बात करते हैं, लेट मी टेल यू कि ये जो आपकी डेफिनेशंस है, चाहे कैपिटल अकाउंट की है चाहे करंट अकाउंट की, दीज हैव बीन डिफाइंड अंडर द फेमा। तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके सेक्शन 2E एंड 2J में इनको डिफाइन किया गया। कैपिटल अकाउंट हैज बीन डिफाइंड इन 2E एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डिफाइंड इन 2J ओवर देयर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का मतलब है, लेट्स से पर्सन ए यहां पर इंडिया में है एंड फर्दर यहां पर ये कोई सेल परचेज करता है बाहर फॉरेन कंट्री में, जिसकी वजह से इसके एसेट लायबिलिटी ऑल्टर हो जाते हैं, या फिर कोई एनआरआई पर्सन यहां पर बाहर बैठा है एंड कोई सेल परचेज करता है इंडिया में, जिसकी वजह से उसके जो एसेट लायबिलिटीज हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। दोनों ही केस में जो ट्रांजैक्शन है वो क्या रहेगी, दैट विल बी काउंटेड एज फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड इवन इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी शामिल है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं जो आने वाले टाइम में आपको दुख दर्द दे सकते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में जो एक्यूमुलेट हो सकती हैं, आपको पैसा पे करना पड़ सकता है, आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं। तो ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रह रहा है, उसकी एसेट लायबिलिटीज अगर ऑल्टर होती है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, बाहर की कंट्री में ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसी तरह से अगर कोई एनआरआई पर्सन जो बाहर रह रहा है, इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन करता है एंड उसके जो यहां पर एसेट लायबिलिटीज है वो चेंज होते हैं, तो वो भी आपके पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ही होगी। जैसे कि मान लीजिए कि पर्सन ए जो कि बाहर बैठा है वो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो उसके साथ उसकी जो भी यहां पर एसेट लायबिलिटी तो चेंज हो रही है, तो वो क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़ दे तो बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानी जाती है। जैसे कि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी है, आपने लोन्स का, एडवांसेस का इंटरेस्ट पे करना है, या फिर आपको इनकम है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, या फिर आप बाहर जा रहे हो उसके रिलेटेड खर्चा, फैमिली मेंटेनेंस के लिए खर्चा दे रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा, ये सब चीजें किसमें आती हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आती हैं। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर फ्रीली अलाउड है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में अभी भी कुछ यहां पर लिमिटेशंस बाकी हैं, लेकिन काफी हद तक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को भी अलाउ किया गया है आरबीआई के द्वारा अंडर द फेमा ओवर देयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट सेक्शंस अंडर द एलआरएस, यानी कि लिबरलाइज्ड जो रेमिटेंस स्कीम है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनको यहां पर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सेक्शन 4 के बारे में कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर नहीं कर सकता, उसको होल्ड नहीं कर सकता, उसको अपना नहीं सकता, उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी तरह के फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि इंडिया से बाहर है, अनलेस अगर वो इस तरह की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है जब वो इंडियन रेजिडेंट नहीं था। ये भी तो हो सकता है ना कि पर्सन ए पहले रेजिडेंट ना हो, उस टाइम पर उसने एक्वायर की हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। अदरवाइज उसको अलाउड नहीं है।
लेकिन कुछ एक प्रोविजन है भी हैं जो अलाउ करते हैं कि आप यहां पर उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कवर किया गया सेक्शन 4 के अंडर। सेक्शन 6 कहता है कि आपके पास परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताता है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी पर्सन जो कि इंडियन है वो यहां पर किसी ऑथराइज्ड पर्सन, देखिए ऑथराइज्ड पर्सन पर्टिकुलरली क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंपावर किया गया था अंडर द फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इंपावर किया गया कि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का रखवाला यानी कि कर्ता धर्ता जो होगा दैट विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, यहां पर ऑथराइज्ड पर्सन बना दिए, ऑथराइज्ड डीलर बना दिए एंड फर्दर यहां पर जो आपके पास फुल फ्लेज मनी एक्सचेंजर्स हैं, ठीक है, वो यहां पर इसने बना दी, एफएमसी बना दी, ठीक है। अब पर्टिकुलरली ये पर्सन जो है वो डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में एंड अगर किसी पर्सन ने डील करना है तो वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास थोड़ा जाएगा, वो यहां पर जाएगा इन पर्संस के पास। तो दैट इज व्हाट इज सेड ओवर हियर कि कोई भी पर्सन जिसने यहां पर फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना है, बेचना है किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए तो वो खरीद बेच सकता है, लेकिन ओनली फॉर द परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ओवर देयर, उन्हीं क्लासेस के लिए यानी कि उसी कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि यहां पर यूजर को अलाउ की गई है, उन्हीं गाइडलाइंस को यहां पर फुलफिल करना पड़ेगा। देन इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 ओवर देयर दैट इज रिलेटेड टू अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अवेल्ड फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर, यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज को आपने यहां पर अवेल किया है ऑथराइज्ड डीलर से, उसका इस्तेमाल आपको जिस पर्पस के लिए करना था उसी पर्पस के लिए आपको करना है एंड फर्दर अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो आपको उसे सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप सरेंडर नहीं करते तो यह माना जाएगा कि आपने कंट्रावेंशन की है, यानी कि आपने फेमा की जो प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल नहीं किया। डेफिनेटली अगर आप फुलफिल नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी, ओके। एंड देन इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 11 दैट इज आरबीआई में गिव डायरेक्शंस टू द ऑथराइज्ड पर्संस, क्योंकि मैंने आपको बताया कर्ता धर्ता कौन है, कर्ता धर्ता इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर डायरेक्शंस दे सकता है ऑथराइज्ड डीलर्स को, ऑथराइज्ड पर्संस को कि ये पेमेंट ना करो या फिर इस तरह की ट्रांजैक्शंस करो एंड फर्दर या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अगर कोई पार्टी यहां पर फेलियर करती है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने के बावजूद वो चीज की जाती है या फिर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, रिटर्न फाइल नहीं की जाती है, तो उसके केस में यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टी लगा सकता है जो कि 10,000 रुपए तक की हो सकती है। एंड इन केस अगर कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन रहती है यानी कि कहने के बावजूद पेनल्टी लगाने के बावजूद फिर से वो चीज की जाती है तो यहां पर पेनल्टी जो है वो उस अगले दिन यानी कि जिस दिन पेनल्टी लगाई 10,000 रुपए की, एक तो वो दिन हो गया, उससे अगले दिन से 2,000 रुपए पर दिन के हिसाब से यहां पर पेनल्टी इंपोज कर सकती है। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सेक्शन 11 ओवर हियर। देन सेक्शन 13 इट्स रिलेटेड टू पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन। अगर कोई भी पर्सन यहां पर इस एक्ट के साथ कंप्लाई नहीं करता है, रूल रेगुलेशन के साथ कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके केस में यहां पर उसके ऊपर क्या लगेगी, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यानी कि जहां पर तो अमाउंट क्वांटिफाइबल है, लेट्स से पर्सन ए ने यहां पर ट्रांजैक्शन करी 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करी जो कि फेमा के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है, कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसके केस में यहां पर अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल था यानी कि पता लगता है कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व था ट्रांजैक्शन में, उसके केस में 3 गुना तक पेनल्टी लग सकती है। एंड जहां पर क्वांटिफाइबल नहीं है वहां पर 2 लाख रुपए तक का जो पेनल्टी है उसे इंपोज किया जा सकता है। एंड फर्दर अगर कंट्रावेंशन कंटिन्यूइंग रहती है यानी कि फिर से आगे चल रही है, उसके केस में जो पेनल्टी है दैट विल बी 5,000 फॉर एवरी डे, यानी कि पहले दिन को छोड़ करके हर अगले दिन के लिए 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी जो है वो कंटिन्यूइंग पेनल्टी उसमें ऐड ऑन होती रहेगी, ओके। दैट्स द केस रिलेटेड टू इट। फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड द रेमिटेंस अंडर द एलआरएस ओवर हियर। तो यहां पर 3 तरह के शेड्यूल है हमारे पास, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड फर्दर शेड्यूल 3 ओवर हियर, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में हमारे पास है नॉन परमिसिबल रेमिटेंसेस ओवर हियर, यानी कि जो प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस है, जो अलाउड ही नहीं है, ठीक है, वो तरह की। जैसे कि मान लीजिए आपने मार्जिन मनी भेजनी है बाहर, ठीक है, ओवरसीज काउंटर पार्टी को भेजनी है मार्जिन मनी, जैसे कि क्या होती है, जैसे लेट्स से कि आपने यहां पर कोई शेयर खरीदा था, आपके पास यहां पर कोई शेयर अलॉट किया था, तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ पैसा मंगवाया, ठीक है, तो ये पैसा बाहर भेजना चाहते हैं, वो चीज अलाउड नहीं है। इसी तरह से अगर आपने कमीशन की है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, एंड आपके कोई ज्वाइंट वेंचर है बाहर या फिर होली ऑन सब्सिडरी है बाहर, ठीक है, तो इस तरह से कंसीडर कीजिएगा कि पर्सन ए है यहां पर जिसका ज्वाइंट वेंचर बाहर किसी कंट्री के साथ है या होली ऑन सब्सिडरी है एंड यहां पर एक्सपोर्ट किया गया है एंड उसके एक्सपोर्ट की कमीशन इन्होंने बाहर भेज
भेजनी है वो भी अलाउड है, प्रोहिबिटेड है। एंड फर्दर कॉल बैक सर्विसेज ऑन टेलीफोन, उसके बेसिस पर अगर आप कॉल बैक सर्विसेज जैसे कि आपको कॉल बैक की जाएगी, उसके लिए आपने कोई सर्विस सेंटर ओपन कर रखा है एंड फर्दर उसके रिलेटेड आपने पैसा बाहर भेजना है तो वो भी अलाउड नहीं है। इसी तरह से अगर आपने जो चीजें बैन की गई हैं उनके रिलेटेड रेमिटेंस करनी है वो भी अलाउड नहीं है। अगर आपने फुली कन्वर्टिबल जो आपके पास फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं अगर आपके पास, तो वो अगर आपने यहां पर इशू किए गए हैं इंडियन कंपनी के द्वारा अब्रॉड, उनको परचेज करना है वो भी अलाउड नहीं है। इसी तरह से अगर आप यहां पर रिमिटेंस करना चाहते हैं डिविडेंड को लेकर के, ठीक है, जो कि आपकी पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर आप रिमिटेंस नहीं कर सकते अगर आपने बैलेंसिंग नहीं की, डिविडेंड बैलेंसिंग नहीं की है। एंड मोर ओवर अगर डिविडेंड बैलेंसिंग उसमें आपकी एप्लीकेबल है तो उसके केस में आप पैसा उसके रिलेटेड डिविडेंड का बाहर भेज नहीं सकते हैं। दैट्स अ केस रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर अगर आपके पास यहां पर इंटरेस्ट इनकम है, जो आपकी स्पेशल रुपी अकाउंट होते हैं ना, उसके केस में अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है आपने बाहर भेजनी है तो वो भी प्रोहिबिटेड, आप उसको बाहर नहीं भेज सकते, सब्जेक्ट टू द अमाउंट जो एलआरएस में अलाउ किया गया 1 मिलियन यूएसडी तक का अलाउ किया गया एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस की उसमें टीसीएस टीडीएस कट होना चाहिए, उसके बाद आप भेज सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई लॉटरी विन की है या फिर आपने लॉटरी टिकट परचेज करने के लिए बाहर पैसे भेजने हैं तो वो आप नहीं बाहर भेज सकते। इसी तरह से रेसिंग से, राइडिंग से या किसी और हॉबी से अगर आपके पैसे आपने कमाए हैं उसको बाहर भेजना चाहते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। दैट्स अ थिंग रिलेटेड टू इट। एंड द लास्ट वन दैट इज अगेन रिलेटेड टू कमीशन, यानी कि अगर कोई कमीशन है उसके रिलेटेड आप पेमेंट बाहर रिमिट करना चाहते हैं तो दोनों केसेस में अलाउड नहीं है, चाहे वो नॉर्मल बेसिस पर है, चाहे आपका जॉइंट वेंचर बाहर या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी है उसके केस में, या फिर इवन अगर आपके पास यहां पर कोई स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू है, यानी कि जहां पर आपको एक्सपोर्ट करने पर कमीशन मिल रहा था, ठीक है, कोई बेनिफिट मिल रहा था, उसको आप रिमिट करना चाहते हैं तो वो भी यहां पर अलाउड नहीं है। स्केड्यूल 2 में आपके पास वो रेमिटेंसेस आती हैं जो कि परमिसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, उसके रिलेटेड है। जैसे कि आपने रेमिटेंस करनी है कल्चरल टूर्स के लिए, यानी कि बाहर जाकर के आप अपनी इंडियन संस्कृति को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके केस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कि आयोजित है या फिर पीएसयू अंडरटेकिंग के द्वारा आयोजित है, उसके केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर आप यहां पर रेमिटेंस करना चाहते हैं टुवर्ड्स अ फ्रेट ऑफ वेसल्स जो कि चार्टर्ड है पीएसयूज के द्वारा, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके द्वारा किसी शिप को हायर किया गया है एंड उसके फ्रेट, उसके किराए भाड़े के लिए आप यहां पर रेमिटेंस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपने बाहर सामान भेजना सीवे के थ्रू। एंड फर्दर ये सामान जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाना है, पीएसयू के द्वारा भेजा जाना है एंड उसकी जो कॉस्ट आपके पास इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू है, सीआईएफ वैल्यू है, उसके केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से। एंड अगेन इट्स रिलेटेड टू अगर आपने किसी टीवी चैनल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ट्रांसपोंडर को हायर किया, उसके रिलेटेड आपने चार्जेस पे करने हैं एंड वो चार्जेस पे करने के लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड किससे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ओके। एंड इसी तरह से कोई प्राइज मनी की रिमिटेंस करनी है, स्पॉन्सरशिप करनी है आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बाहर जाकर के, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल जो आपका स्पोर्ट्स बॉडी हो, एंड जिस केस में पर्टिकुलरली आपका जो अमाउंट है वो 1 लाख यूएसडी से ज्यादा है, उसके केस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह का अमाउंट बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट आपको ध्यान रखना है, ये थ्रेशोल्ड की 1 लाख से ज्यादा अगर इन्वॉल्व है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं बाहर एंड 1 लाख यूएसडी से ज्यादा अमाउंट है तो आपको यहां पर ये परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से, ओके। फिर उसके बाद बात आती है शेड्यूल 3 की, जहां पर कहा गया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को ये सभी जो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं वो यहां पर अलाउड है एंड पावर्स डेलीगेट की गई हैं ऑथराइज्ड डीलर्स को, यानी कि आपको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी कंट्री में बाहर घूमने के लिए जाना है अदर देन नेपाल, भूटान, तो उसके केस में आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, डेफिनेटली यू कैन बेसिकली आप कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आपको बाहर गिफ्ट देना, किसी को डोनेशन देनी है, आपको बाहर एम्प्लॉयमेंट करने जाना है, आप बाहर शिफ्ट होने जा रहे हैं, इमिग्रेशन करने के जा रहे हैं, आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को मेंटेनेंस के लिए पैसा भेजना चाहते हैं, आप ट्रैवल के लिए पैसा लेना चाहते हैं, या फिर
फिर आप यहां पर किसी पेशेंट के साथ एज अटेंडेंट जा रहे हैं, उसके केस में आप पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। अगर आपके खुद के एक्सपेंसेस है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के, आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं या फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट परचेज करना है, कोई आर्ट परचेज करनी है अपने खुद के यूज के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो यहां पर अलाउड है। एंड अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या और चीजों के लिए पैसा बाहर भेजना चाहते हैं जो कि पर्सनल यूज के लिए है, तो उस केस में भी यहां पर अलाउ किया गया है कि आप ऑथराइज्ड डीलर से डायरेक्टली डील कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स कवर्ड अंडर द शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 1 डील करता है जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 2 जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, शेड्यूल 3 जहां पर अलाउ किया गया रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस ओवर देयर एंड फर्दर उनकी पावर्स जो डेलीगेट की गई हैं, किनको, ऑथराइज्ड डीलर्स को डेलीगेट की गई हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है इस केस में, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैन कार्ड मैंडेटरी है, चाहे जितना भी अमाउंट की आपकी ट्रांजैक्शन हो, पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी है। एंड फर्दर अगर आप पैसे बाहर भेजना चाहते हैं जो कि शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शंस के अंदर आती हैं, एंड यहां फिर जो आपकी परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आती हैं, तो उसके केस में पैसे बाहर भेज सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो या तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो सकती है, या परमिसिबल आपके पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड फर्दर आपको यहां पर गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा। एंड ऑथराइज्ड जो डीलर हैं वो यहां पर गाइडलाइंस बना सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ताकि यहां पर रेगुलेशन जो है वो भी अपनाई जा सके एंड साथ के साथ ट्रांजैक्शन की कन्वीनियंस जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा सके। कस्टमर को यहां पर एक पर्टिकुलर ब्रांच को डेजिग्नेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज वो इस ब्रांच के साथ डील कर रहा है, कल को इस ब्रांच के साथ डील करे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको कस्टमर को एक पर्टिकुलर ब्रांच के साथ डील करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल से उसका अकाउंट वहां पर चल रहा हो, एंड फर्दर उसी ब्रांच के थ्रू वो यहां पर सभी की सभी ट्रांजैक्शंस को डील कर पाएगा रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस खास करके। एंड फर्दर वो उसे यहां पर कस्टमर को अलाउड है वो 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर तक का उसको अलाउ किया गया कि एग्रीगेट अमाउंट लिमिट एलआरएस के अंदर, यानी कि लिमिट आपके पास जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसमें जो कैटेगरीज हैं वहां पर एग्रीगेट के रूप में यहां पर जो कस्टमर है वो 1 साल में, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में वो 2,50,000 यूएसडी तक का अमाउंट जो है वो रिमिट कर सकता है फ्रीली फॉर द करंट एंड द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ ओवर देयर। एंड यहां पर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक बार जब आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है 2,50,000 यूटिलाइज हो गई है, फर्दर रेमिटेंसेस अलाउ नहीं की जाएंगी। एंड इवन इफ द प्रोसीड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट बाहर की थी, लेट से आपने 2.5 लाख यूएसडी डॉलर की जो यहां पर इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर बाहर की थी, एंड आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर वो पैसा वापस आ गया, ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी लेट से 3 लाख यूएसडी यहां पर वापस आ गया है, तो आप कहेंगे ये तो पैसा वापस आ गया, मैं दोबारा से कर देता हूं, यहां पर इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, तो ये चीज भी इवन अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू इफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो अपने खुद के नाम से बिजनेस कर रहा है, ठीक है, खुद के नाम से, यानी कि सिंगल कैपेसिटी में वहां पर बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर है। उसके केस में अगर यहां पर वो अपने करंट अकाउंट को डेबिट करते हुए कोई ट्रांजैक्शन करता है, बाहर रेमिटेंस करता है, तो उसके पर्सनल लिमिट में वो एग्रीगेट होगी, उसकी पर्सनल कैपेसिटी में वो एग्रीगेट होगी। इसी तरह से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, उनको यहां पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड जो सिटीजन हैं फॉरेन स्टेट के, पाकिस्तान को छोड़ करके, एंड जो रेजिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है, एंड फर्दर लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि उनको अभी इंडिया में रहते हुए बीइंग अ रेजिडेंट उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एंड फर्दर उनको यहां पर इंडिया में रेजिडेंटशिप में आए हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसके केस में यहां पर कहा गया है कि वो यहां पर जो ट्रांजैक्शन है एलआरएस के अंदर, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, वो यहां पर कर सकते हैं, बट टू द पॉइंट, सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ जो भी टीसीएस है, टैक्सेस हैं, कंट्रीब्यूशन है, वो यहां पर डिडक्ट होगा, उसके बाद वो रेमिटेंसेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड कोई भी अमाउंट जो कि एलआरएस अमाउंट जो कि 2,50,000 यूएसडी से ज्यादा है, उसके लिए आपको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप फर्दर आगे रेमिटेंस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर ऑथराइज्ड डीलर को खास करके ध्यान रखना है, जहां पर उन्होंने कस्टमर्स के अकाउंट्स को ओपन करना है, मेंटेन करना है, वहां पर ध्यान रखेंगे। एंड फर्दर ऑथराइज्ड डीलर को कम से कम पिछले 1 साल की जो यहां पर स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है कस्टमर की, यहां पर लेनी है। लेट्स से यहां पर पर्सन ने पैसे बाहर भेजना चाहता है, तो ये यहां पर एक ऑथराइज्ड डीलर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाता है, तो यहां पर ऑथराइज्ड डीलर ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करेगा, यानी कि इसकी केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड ऑल द थिंग्स उनको ऑब्टेन करेगा, साथ के साथ बैंक की पिछले 1 साल की जो स्टेटमेंट है उसको यहां पर साथ में लेगा, ताकि वो सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में जान पाए कि पैसे कहां कहां पर आए हैं। एंड कॉपी ऑफ आईटीआर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपी है वो भी यहां पर रिटर्न की जाएगी। सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर कस्टमर के बारे में पता कैसे लगेगा कि पैसा कहां
कहां से है, ऐसा ना हो ना ब्लैक मनी हो, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए यहां पर इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड फर्दर जहां कहीं सस्पिशन है वहां पर एसटीएल में उसे रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। देन इट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, तो आरबीआई ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि यहां पर जिन्हें ऑथराइज डीलर को वेरीफाई करना है रेमिटेंस करने से पहले, लेकिन ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। अगर ऑथराइज डीलर के पास से यहां पर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कस्टमर से रिलेटेड, तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड इट। तो सबसे पहले आता है फॉर्म A2, यानी कि ऑनलाइन सबमिशन अलाउड है फॉर्म A2 का। कोई पर्टिकुलर आपके पास एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड फॉर्म है जो कि यहां पर चाहिए होगा, फेमा डिक्लेरेशन है वो चाहिए। इसी तरह से यहां पर अगर सिंप्लीफाइड, अगर आपके पास जो ट्रांजैक्शन है यानी कि इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन है वो 25,000 USD तक है, एंड फर्दर अगर ऑथराइज डीलर सेटिस्फेक्शन उसको है ऑथराइज डीलर को, तो उसके केस में यहां पर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन चल सकती है। इसी तरह से कस्टमर को खुद अपने एंड से डिक्लेरेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड की देनी पड़ेगी। पैन कार्ड मैंडेटरी है रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड फर्दर कंफर्म्ड टिकट वीजा, जैसे मान लीजिए आपने बाहर जाना है तभी आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ऐसा तो नहीं आप घर बैठे बैठे यहां पर इंडिया में आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वीजा की कंफर्म टिकट की यहां पर कॉपी देनी पड़ेगी अगर आप रेमिटेंस लेना चाहते हैं ट्रैवल के लिए बाहर जाने के लिए। एंड फर्दर जहां पर सर्विस आपने टूर ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करनी है, टूर ऑपरेटर कौन होते हैं, जैसे कि जो टूर को ऑपरेट करते हैं, आइटनरी बनाते हैं कि पर्सन ऐसे जाएगा, एंड फर्दर वो सभी चीजें फिक्स करते हैं। एंड फर्दर सर्विसेज आप डायरेक्टली टूर ऑपरेटर को दे रहे हैं, तो वहां पर आप जो भी अमाउंट है रेजिडेंट के बिहाफ पर टूर ऑपरेटर से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर पर्टिकुलरली जो डाटा है जो आपके पास रेजिडेंट है, इंडिविजुअल जो बाहर जाना चाहता है, उसके रिलेटेड डाटा भी यहां पर लेना पड़ेगा। ओके, देन फर्दर टीसीएस जो होगा वो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज जो भी आपने यहां पर रिलीज किया है टूर ऑपरेटर को, उसके केस में जो टीसीएस है वो आपका एप्लीकेबल होगा, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अदरवाइज केस में तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी एप्लीकेबल है, जैसे 7 लाख की लिमिट है, लेकिन इसके केस में टूर ऑपरेटर के केस में कोई भी आपके पास रिस्पेक्टिव लिमिट ऐसी नहीं है। देन इट्स रिलेटेड टू रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आपको वही बताई जैसे फैमिली की मेंटेनेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब चीजें किसमें आती हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आती हैं। तो अगर आप प्राइवेट विजिट करते हैं नेपाल भूटान को छोड़ करके किसी और कंट्री में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द विजिट्स इन वन फाइनेंशियल ईयर, आप यहां पर 50,000 तक का जो कैश है वो यहां पर किसी भी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट आपका 50,000 से ज्यादा है, मान लीजिए आपको 60,000 की फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो आपका अमाउंट बैंक अकाउंट के थ्रू ही राउट होगा, अदरवाइज आप वो पैसा एक्युमुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से जो आपके पास अनयूटिलाइज्ड जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको आपको ऑथराइज डीलर को जब आप इंडिया में वापस आ रहे हैं, बाहर से जाकर के इंडिया में वापस आ रहे हैं, तो विद इन 180 डेज आपको उसे सरेंडर करना है ऑथराइज डीलर को, तो नहीं तो वो कॉन्ट्रावेंशन मानी जाएगी। इस चीज का खास करके ध्यान रखा जाएगा। एंड इट्स लाइक कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आप पैसे लेने जाते हैं तो आपको फुल फॉरेन करेंसी नोट्स दिए जाएंगे, तो इट्स अ लिमिट, आपको एक प्रोपोर्शन दिया जाता है कि इतने करेंसी नोट्स ले जाओ एंड बाकी ट्रैवलर चेक एंड फर्दर इस तरह से ले जाओ, ठीक है। लेकिन जहां पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसाइड किया गया है हज पिलग्रिम्स को, यानी कि जो यहाँ पर यात्रा पर जा रहे हैं, हज यात्रा पर जा रहे हैं, उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज में फुल आपको कन्वर्टिबिलिटी मिल जाती है, पूरा का पूरा फॉरेन करेंसी मिल जाता है। एंड इसी तरह से जो ट्रैवलर्स हैं जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशिया फेडरेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए भी फुल आपको रिलीज मिल जाता है फॉरेन करेंसी नोट्स में। एंड अगर आप इराक लीबिया जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5,000 USD तक का जो फॉरेन करेंसी है वो मिल जाती है। एंड अगर आप और कंट्रीज में ट्रैवल करें तो 3,000 USD तक के आपको फॉरेन करेंसी नोट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर हज पिलग्रिम्स हैं तो भी फुल, अगर इस्लामिक रिपब्लिकन की तरफ है तो भी फुल, या ईरान की तरफ या रशिया की तरफ तब भी फुल, इराक लीबिया की तरफ है तो USD 5,000, एंड फर्दर अगर बाकी सभी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर 3,000 USD तक की फॉरेन करेंसी नोट्स जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। देन इट्स रिलेटेड टू गिफ्ट टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो उसके केस में जो पर्सन आउटसाइड इंडिया आप रिलेटिव्स को भेज सकते हैं, तो रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में शामिल की गई है कि जो आपकी रिलेटेड है, जो कि मेंबर है HUF का, एंड फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके केस में अवेलेबल है। एंड या फिर वो हस्बैंड वाइफ है, या फिर वो फादर है, या फिर स्टेप फादर भी हो सकते हैं, मदर है स्टेप मदर भी हो सकते हैं, सन है स्टेप सन भी हो सकता है, डॉटर हो सकती है लेकिन स्टेप डॉटर नहीं हो सकती है, ठीक है। उसका ध्यान रखेंगे। डॉटर के हस्बैंड हो सकता है, तो इस तरह से ध्यान रखिए कि या तो मेरे को रिलेटिव है, यानी कि या तो वो स्पाउस है यानी कि वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है, या फिर वो सन है या फिर स्टेप सन है, फादर है स्टेप फादर है, फादर है स्टेप फादर है, मदर है स्टेप मदर है, ठीक है, ये शामिल हो गए। सन है स्टेप सन है,
स्टेप सन है, डॉटर है, स्टेप उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसमें स्टेप डॉटर शामिल नहीं है। इसी तरह से डॉटर का जो हस्बैंड है वो भी इसमें शामिल रहेंगे। एंड फर्दर इनके ब्रदर जो हो गए वो भी फैमिली में शामिल हो गए। इसी तरह से इनके अगर स्टेप ब्रदर है वो भी शामिल रहेंगे, सिस्टर है तो स्टेप सिस्टर भी शामिल रहेंगे। ठीक है, तो उनको यहाँ पर डेफिनेशन में शामिल किया गया, किसकी, यहाँ पर रिलेटिव की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रिलेटिव में शामिल है, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट पर्पजेज के लिए यहाँ पर उनको शामिल नहीं किया गया। लाइक आई टोल्ड यू, स्टेप डॉटर शामिल नहीं है, फादर्स फादर शामिल नहीं है, फादर्स मदर शामिल नहीं है, मदर्स फादर शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि फादर के फादर शामिल नहीं है, मदर के फादर शामिल नहीं है, मदर के मदर शामिल नहीं है, सन्स के सन शामिल नहीं है, सन्स की वाइफ शामिल नहीं है। यानी कि सन तक तो शामिल है, लेकिन सन के खुद का सन आगे, यानी कि जो आपके ग्रैंड आपके चाइल्ड हो गए, वो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो यहाँ पर शामिल नहीं है। इस तरह से सन की अगर आगे यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन की अगर कोई वाइफ है, स्पाउस है, वो भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रोविजन यहाँ पर बताया गया, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। जस्ट आइडिया के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस तरह कोई आपको क्रैमिंग करने वाला पार्ट नहीं है। एंड फॉर द रेजिडेंट जो है वो किसी दूसरे रेजिडेंट को गिफ्ट नहीं कर सकता फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में, फॉर द क्रेडिट ऑफ द लेटर्स फॉरेन करेंसी। कि आपने यहाँ पर पर्सन ए ने पर्सन बी को यहाँ पर कोई पैसा बाहर भेजा, यहाँ पर कोई गिफ्ट बाहर भेजा, एंड पर्सन बी यहाँ पर पर्सन ए का जो अकाउंट मेंटेन है यहाँ पर क्रेडिट दे दे, ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो वो तो बेसिकली ऐसा हो गया ना कि आपने गिफ्ट दिया, उसके बदले में आपने पैसे ले लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर अलाउड है ही नहीं है। देन फॉर द फैसिलिटी टू डोनेशन जो है वो आप बाहर भेज सकते हैं, वही 2,50,000 USD की एग्रीगेट लिमिट है, टोटल आपको लिमिट ऑलरेडी मैंने बता दी है। इसी तरह से एमिग्रेशन के लिए पर्टिकुलरली अगर आप भेज रहे हैं, या फिर प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर अमाउंट इमिग्रेशन कंट्री की तरफ प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो यहाँ पर अलाउड है, क्या बाहर भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपने बाहर पैसे भेजने हैं 2,50,000 USD तक, तो आपके LRS के अंदर ही कवर होंगे। लेकिन जहां पर अमाउंट आपके पास 2,50,000 USD से ज्यादा है, उसके केस में यहां पर अगर आपके कंट्री ऑफ एमिग्रेशन के द्वारा ये चीज मांगी गई है कि ये अलाउ यहां पर आपको भेजना पड़ेगा, तो यहां पर वो अलाउ किया जा सकता है। 2,50,000 USD से ज्यादा अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर प्रूफ देना पड़ेगा जिससे कि ऑथराइज डीलर यहां पर सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तभी वो चीज पॉसिबल है। एंड फर्दर गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो भी आप 2,50,000 USD तक लेके बाद जा सकते हैं। एंड फर्दर अगर आपने अपने क्लोज रिलेटिव्स को, जो कि रिलेटिव डिफाइंड है अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो वहां पर आपको अपनी फैमिली को मेंटेनेंस के लिए भी पैसे बाहर भेज सकते हैं। इस तरह से आपने कोई ऑब्जेक्ट परचेज करना है, कोई आर्ट परचेज करनी है जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करनी है, एंड विच इज एक्चुअली कंप्लाइंग टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि जो चीजें ऑलरेडी बैंड है उसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवा लें, ऐसा चीज नहीं है। ठीक है, एंड फर्दर फैसिलिटी टू बिजनेस ट्रिप के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, आपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या फिर आपकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी है, उसके केस में यहां पर चीजें आपको 2,50,000 तक का जो खर्चा है वो अलाउड है। लेकिन अगर इंप्लॉय को भेजा जा रहा है कंपनी के द्वारा एंड कंपनी सारा खर्चा उठा रही है, उसके केस में यहां पर जो कोई लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी, कोई भी उसमें लिमिट नहीं रहेगी। ओके, एंड फर्दर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं तो 2,50,000 तक अलाउड है। एंड फर्दर उसके ज्यादा पैसा भी अगर चाहिए, तो वहां पर जनरल परमिशन अलाउ की जा सकती है, एक एस्टिमेट लेकर के परमिशन अलाउ की जा सकती है। अगर अमाउंट 2,50,000 USD से ज्यादा चाहिए तो उसके केस में एक जनरल परमिशन आपको यहां पर मिल सकती है। डॉक्टर को खर्चा देना पड़ेगा कि हाँ इतना खर्चा हो जाएगा, तो उसके केस में AD जो है, ऑथराइज डीलर जो है, वो अलाउ कर सकता है। इसके अलावा जो पर्सन कंपनी कर रहा है एज एन अटेंडेंट, उसको भी अलाउड है कि वो 2,50,000 USD जो है वो यहां पर बाहर लेकर जा सकता है अलॉन्ग विद इट। ओके, देन फर्दर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उसके केस में भी अलाउड है कि अगर आपने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली है तो उसके केस में 2,50,000 USD तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2,50,000 USD से ज्यादा लेके जाना है एंड ये डिमांड यूनिवर्सिटी के द्वारा रखी गई है जहां पर एडमिशन सिक्योर कर ली गई है, तो वहां पर अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव करते हैं, आप सबमिट कर देते हैं, इंडिविजुअल कर देता है, तो ऑथराइज डीलर ये पैसा जो है अलाउ कर सकता है। एंड फर्दर फॉरेन बैंक का गारंटी लेकिन अलाउ नहीं होगी, फॉरेन बैंक गारंटी अलाउ नहीं होगी टुवर्ड एजुकेशनल पर्पसेज इन फेवर ऑफ द ओवरसीज यूनिवर्सिटीज। ऐसा नहीं है बाहर पढ़ना चाहते हैं एंड फर्दर ये कहा गया ए स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ रहा है एंड ये यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक गारंटी दी जाएगी यूनिवर्सिटी के नाम में। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है। एंड फर्दर स्टूडेंट्स जो कि बाहर जा रहे हैं, जो कि उनको क्या कंसिडर किया जाता है, उनको NRI कंसिडर किया जाता है। जो भी स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको NRI कंसिडर किया जाता है अंडर द फेमा ओवर देयर। एंड NRI बन गए हो तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं वो सभी क्या बन जाते हैं, वो सभी NRO अकाउंट्स बन जाते हैं। एंड NRO अकाउंट के केस में कहा गया कि 1 मिलियन USD तक की फ्री रिमिटेंस यहाँ पर अलाउड, दैट इज पर्टिकुलरली अदर देन दैट ऑफ द LRS ओवर देयर, तो वो यहाँ पर अलाउड रहती है। लेकिन आपको जो भी लेजिस्लेट रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी टैक्स डिडक्टेड है वो फॉलो करना, आपको कटवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ एप्लीकेबल रहेगी कि 1 मिलियन USD और अलग से आप यहाँ पर बाहर भेज सकते हैं। ओके, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू TCS।
दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जो फाइनेंस एक्ट 2020 है उसने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक नया क्लोज ऐड कर दिया है, एक नई चीज ऐड कर दी है कि टीसीए जो है वो 5% का यहां पर डिडक्ट किया जाएगा, एप्लीकेबल होगा फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर, चाहे वो एलआरएस के रिलेटेड ही क्यों ना, एंड दैट विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of October 2020 ओवर देयर। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट इज ₹7 लाख, कि अगर तो आप पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख तक बाहर पैसे भेज रहे हैं तो कोई भी टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास 7 लाख से ज्यादा आपने बाहर पैसे भेजे तो 5% का जो टीसीएस है वो यहां पर डिडक्ट होगा। एंड फर्दर, लेकिन अगर एजुकेशन लोन से रिलेटेड है तो 0.5% होगा। अगर आपको पता है कि फंड्स जो कि आपने बाहर भेजने हैं अगर वो एजुकेशन लोन से आए हैं तो उसके केस में 0.5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये 5% होगा। एंड जहां पर पैन कार्ड नहीं है वहां पर 10% टीसीएस जो है वो यहां पर डिडक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये यहां पर चीज ध्यान रखने वाली है। एंड फर्दर टीसीएस जहां पर आपकी ट्रांजैक्शन करें, डोमेस्टिक रुपए की ट्रांजैक्शन करें इवन फ्रॉम द एनआरओ अकाउंट, वहां पर भी टीसीएस एप्लीकेबल रहने वाला है, वहां पर भी टीसीएस एप्लीकेबल रहने वाला है। तो यहां पर एक एग्जांपल दी गई है, जैसे पर्सन ए ने 6.5 लाख बाहर भेजे 4 अप्रैल 2020 को, तो यहां पर कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर 2020 की जगह पर कोई और डेट कर देते हैं बिकॉज एप्लीकेबिलिटी इसकी अक्टूबर में हुई थी। लेट्स से इसको हम 2021 कर देते हैं, 2021 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 9,50,000 उन्होंने बाद में भेजे, तो 7 लाख तक कोई भी यहां पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि 6,50,000 प्लस 9,50,000 टोटल कितना बन गया? इट केम टू बी अराउंड, हमारे पास कितना बन गया? 16 लाख बन गया। तो 16 लाख में से 7 लाख के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि 9 लाख के ऊपर टीसीएस लगेगा, 5% के साथ लगेगा अगर पैन कार्ड होल्डर है। ठीक है, तो यानी कि 5% के साथ लग गया कितना? 45,000 लग गया। इसी तरह से 40,000 बाद में भेजे उन्होंने। ठीक है, तो उसके केस में भी क्या होगा? उसके केस में भी यहां पर टीसीएस जो था वो यहां पर 5% का डिडक्ट हो गया। That was actually related to it. I hope that you must have understood the same. Further, it's related to LRS capital account transaction. LRS कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाउ आई टोल्ड यू कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि परमिटेड है फॉर द डिफरेंट क्लासेस वो आप अलाउ कर सकते हैं, आपको अलाउड है कि आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रेमिटेंसेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स ओवर देयर, दैट इज आईएफएससी ओवर देयर। आईएफएससी क्या है कि हम यहां पर आईएफएससी यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स ओवर देयर, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल जाती है इंडिविजुअल को कि वो यहां पर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि मान लीजिए यहां पर 15 सिक्योरिटीज हैं, मैंने सिर्फ एक सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो क्या डाइवर्सिफाइड है? नो, दैट इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर 15 की 15 सिक्योरिटीज या मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं तो मेरा पैसा यहां पर डाइवर्सिफाइड हो गया, यानी कि अगर लॉस होगा तो ये था ना कि सभी के सभी एकदम से डाउन चली जाएंगे, फिर तो लॉस हो गया होगा, लेकिन कोई ना कोई तो ऊपर रहेगा, तो उसकी वजह से मेरा जो लॉस है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। सो एज टू डाइवर्सिफाई द पर्टिकुलर रिस्क इन द पोर्टफोलियो, तो यहां पर उसके लिए कहा गया कि आप यहां पर आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहां पर एलआरएस के अंडर आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड फर्दर उन आईएफएससी के अंडर जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप किए गए हैं, एंड वहां पर आपको गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा, आपको ओवरऑल लिमिट के अंदर रहते रहते इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो यहां पर प्रोविजंस क्या है जो कि रेजिडेंट्स को अदेयर करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है आईएफएससी सिक्योरिटी में। एंड फर्दर जो कि यहां पर जो इंडिया के कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनीज रेजिडेंट इन इंडिया या एंटिटीज इशूड इन इंडिया, उनके द्वारा इशूड जो आईएफएससीज हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड फर्दर उसके लिए अगर आपको कोई अकाउंट ओपन करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट, वो यहां पर आप ओपन करवा सकते हैं। एंड ये फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होगा वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट होगा, यानी कि जो भी पैसा इस फॉरेन करेंसी अकाउंट में पड़ा होगा उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड फर्दर जो भी आपका पैसा होगा इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपको यहां पर अगर आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में जिस पर्पस के लिए आईएफएससी पर्पस के लिए आपने ओपन किया, लेट्स से यहां पर आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर अलाउड है, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। एंड फर्दर वो इंडियन रेजिडेंट कंपनीज हैं। एंड फर्दर यहां पर आपको गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है, तो आप यहां पर फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा डालेंगे जो कि नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग आपके पास अकाउंट है। एंड फर्दर अगर आपका बैलेंस यहां पर आइडल पड़ा है 15 दिन या उससे ज्यादा टाइम के लिए, 15 दिन या उससे ज्यादा टाइम के लिए पड़ा है, तो यहां पर इट शैल बी इमीडिएटली रिपेट्रेटेड टू डोमेस्टिक इंडियन रुपी अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो यहां पर बाहर ही मेंटेन्ड है। एंड फर्दर अगर इसमें पैसा 15 दिन या उससे ज्यादा टाइम के लिए वेकेंट आपका आइडल पड़ा है तो उस पैसे को आपको यहां पर वापस रिपेट्रेट करना है, इंडिया में बाहर लेकर के आना है आपके इन्वेस्टर के अकाउंट में। ठीक है, नॉर्मल रुपी अकाउंट में। ठीक है, एंड नो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस आर परमिसिबल, यानी कि आपका जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है जो कि आपने आईएफएससी पर्पस के लिए, यानी कि आपने आईएफएससी पर्पस के लिए
लिए यहां पर ओपन किया है, वो यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको डोमेस्टिक अपनी ट्रांजैक्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर ले, वो चीज यहां पर परमिसिबल नहीं है। एंड कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेज जो यहां पर एलआरएस के अंडर है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी बाहर परचेज करना चाहते हैं उसके लिए अलाउड है, एंड फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अब्रॉड उसके लिए अलाउड है। अब बाहर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप किसी कंपनी का जो कि लिस्टेड है अनलिस्टेड है उसके शेयर्स या डिबेंचर्स को परचेज करना चाहते हो, या फिर इन द केस कि आप यहां पर जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं। क्वालिफिकेशन शेयर्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ शेयर्स और जो आपको परचेज करने होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे टू बी डायरेक्टर और टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी ओवर देयर। तो उसके केस में अगर आप यहां पर डायरेक्टर की पोस्ट पर है एंड क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए अगर आपको वो शेयर्स परचेज करने हैं, उसके लिए आप रेमिटेंस करना चाहते हैं, तो वो यहां पर अलाउ किया गया है। एंड इसी तरह से अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं शेयर्स को किसी फॉरेन कंपनी में टुवर्ड्स द प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड, लेट्स से आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करी, ठीक है, एंड उसके लिए आप शेयर्स वहां पर उनके वो आपको शेयर्स ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको शेयर्स दे देंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो वो भी अलाउड है, वो आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी ना, वो आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी, तो वो भी अलाउड है। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या फिर वेंचर कैपिटल फंड्स या फिर अनरेटेड डेब्ट सिक्योरिटीज इनमें परचेज करना चाहते हैं, वो भी अलाउड है। इसी तरह से अगर आपने कोई बाहर ज्वाइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी फर्म को आउटसाइड बनाना है जो कि एक अच्छे खासे बिजनेस में लगाना चाहती है, नॉट किसी ब्लैक बिजनेस में या किसी 2 नंबर के बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, तो वो अगर आप बोनाफाइड पर्पस के लिए लगाना चाहते हैं वो भी यहां पर अलाउ किया गया अंडर द एलआरएस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। एंड फर्दर अगर आप यहां पर लोन एक्सटेंड करना चाहते हैं क्लोज रिलेटिव्स को, तो वो भी यहां पर अलाउ किया गया, लेकिन ऐसा जो लोन होना चाहिए वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन होना चाहिए। ऐसा जो लोन होना चाहिए वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट बेयरिंग लोन दे देंगे, एंड कम से कम 1 साल के पीरियड के लिए लोन होना चाहिए। ओके, रेजिडेंट इंडिविजुअल को यहां पर प्रोहिबिट किया गया कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ज्वाइंट वेंचर्स में एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज में। कौन सी ज्वाइंट वेंचर्स एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज में? जो कि या तो रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड है या फिर वो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज के बिजनेस से रिलेटेड है, वहां पर डायरेक्टली आप यहां पर डील नहीं कर सकते, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो चीज मना की गई। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज्वाइंट वेंचर में होली ओन्ड सब्सिडरी में, वो यहां पर अलाउ किया गया है। एंड फर्दर आपको यहां पर एलआरएस में अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको कई चीजों के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा। पहली चीज मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट को डेजिग्नेटेड ब्रांच के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल के लिए आपका अकाउंट जो है वो यहां पर मेंटेन्ड हो। एंड अगर आप नया अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं तो ऑथराइज्ड डीलर को ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, उसको आपके डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, पैन कार्ड लेना पड़ेगा, एंड फर्दर पिछले 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, एंड उसको देखना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ फंड्स वगैरह क्या है, सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट जो यहां पर प्रॉपर्टी में है किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा, वो यहां पर 2,50,000 USD पर ईयर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हो सकती है। एंड फर्दर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी यहां पर पर्सन को एक्सटेंड नहीं की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी कि पर्सन ने कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है एंड उसके लिए यहां पर जो ऑथराइज्ड बैंक है या डीलर है वो यहां पर किसी भी तरह का क्रेडिट यहां पर नहीं दे सकता है पर्सन को उनको सपोर्ट करने के लिए। एंड रेमिटेंस जो है वो कंसोलिडेट की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लाई कर रहे हैं, उसके केस में उनको कंसोलिडेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने कर लिया तो बच्चे भी साथ में मिलकर कर लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह की चीज उसमें शामिल नहीं होगी। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू ओडीआई रेमिटेंसेस, यानी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसेस अंडर द एलआरएस ओवर देयर। नाउ व्हाट इज ओडीआई? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है जॉइंट वेंचर में या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी में, सीधा इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसने मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स को बाहर परचेज करना है, हो सकता है कि वो किसी पर्सन के साथ मिलकर करना चाहता हो या हो सकता है वो इंडिविजुअली करना चाहता हो, तो उसके केस में अगर वो ओवरराइट आपकी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इक्विटी शेयर्स में, तो उसके केस में वो चीज अलाउड है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप यहां पर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, किसी कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, या फिर आप किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यानी कि मेंबर बनना चाहते हैं उस कंपनी के फॉरेन एंटिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी फॉरेन एंटिटी के एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, या तो मार्केट में से या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप उसमें परचेज करना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल को प्रोहिबिट किया गया कि वो ऐसी किसी भी ज्वाइंट वेंचर या फिर जो आपके पास होली और सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो कि या तो रियल एस्टेट बिजनेस में डील करती
है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेसेस से या बैंकिंग बिजनेसेस से डील करती है, वहां पर नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज अलाउड है। एंड इन्वेस्टमेंट जो हो सकती है वो लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी दोनों में हो सकती है, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2,50,000 यूएसडी, वो लिमिट यहां पर रखी गई है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर में, होली ओन्ड सब्सिडरीज में, तो वहां पर वैल्यूएशन करवाई जाएगी। वैल्यूएशन किस पर्पस के साथ होगी? अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन 5 मिलियन यूएसडी ओवर देयर, या फिर करेंसी में यूएसडी में है या फिर किसी उससे इक्विवेलेंट करेंसी में है, 5 मिलियन यूएसडी की इक्विवेलेंट है, उसके केस में वैल्यूएशन जो होगी वो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के द्वारा की जाएगी। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर जो कि बाहर इंडिया के बाहर है, एंड फर्दर वो किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहां पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा ये वैल्यूएशन की जाएगी अगर अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो 5 मिलियन यूएसडी से ज्यादा है। एंड जहां पर 5 मिलियन यूएसडी या उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी से कम है अमाउंट, तो उसके केस में सर्टिफाइड जो सीए होगा या सीपी होगा, उनके द्वारा यहां पर वैल्यूएशन जो है वो यहां पर की जाएगी। एंड जो भी यहां पर ड्यूज होंगे, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट करी एंड इस फॉरेन कंपनी आए आपको पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो जो भी पैसा होगा, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे रॉयल्टी है, टेक्निकल फीस है, या जो भी पैसा देना है उन्होंने आपको, वो 60 डेज के अंदर, जैसे ही वो ड्यू हो गया तो 60 दिन के अंदर वो पैसा बाहर में इंडिया में वापस आ जाना चाहिए। एंड फर्दर डिस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में, लेकिन आप चाहते हैं इसमें से पैसा बाहर निकालना, तो वो पैसा ना कम से कम 1 साल आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की 1 साल की बाद डेट के बाद से ही आप यहां पर डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड फर्दर जो भी आपने डिस इन्वेस्टमेंट की है, आपको कोई भी जो लॉसेज हुए हैं उसमें आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नो राइट ऑफ अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट्स बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओवर देयर। एंड जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनको यहां पर जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं उसके रिलेटेड जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो गाइडलाइंस हैं, तो वो कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट करे ना, वो ऐसा ना हो कि एफएटीएफ की लिस्ट में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, उन गाइडलाइंस को भी यहां पर इंडिविजुअल को फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। एंड जो भी जॉइंट वेंचर है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, वो किसी अच्छे काम धंधे में लगी हो, ऐसे ना हो कि 2 नंबरी का धंधा करती हो, ठीक है। एंड फॉर द परमिसिबल जो लिमिट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट है वो यहां पर एप्लीकेबल रहने वाली है। एंड इस इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो पर्सन है वो अपने एक्सचेंज अर्नर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं या फिर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, उनमें जो पैसे बढ़े हैं वो यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द एलआरएस लिमिट ओवर देयर, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो हैं, अगर वो आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट में, तो वो इन चीजों का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वो डिफॉल्टर हैं तो वो यहां पर एलआरएस का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन फॉर ओडीए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एज सच प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो है इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन ऑथराइज्ड डीलर्स को फिर भी डॉक्यूमेंट्स तो लेने पड़ते हैं ना, तो सेम चीज यहां पर है कि वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो फॉर्म A2 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन सबमिशन अलाउड है। अगर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन है किनके लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जहां पर ट्रांजैक्शन अमाउंट 25,000 यूएसडी तक का है, ठीक है, तो उसके केस में आप यहां पर अगर एडी आपका सेटिस्फाइड है तो वहां पर आप सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। एंड डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है ही है रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन। एंड फॉर्म ओडीए का देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में आप कौन सी जॉइंट वेंचर में, कौन सी होली ओन्ड सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपको फॉर्म देना पड़ेगा। एंड फर्दर ये फॉर्म जो है वो 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 जो है फॉर्म का वो आपको 30 दिन के अंदर जमा करवाना है, यानी कि जैसे आपने पहला रेमिटेंस किया तो 30 दिन के अंदर आपको पार्ट 1 ओडीआई फॉर्म का जमा करवाना है। एंड फर्दर डेजिग्नेटेड जो बैंक है, डेजिग्नेटेड जो बैंक है आपका एडी बैंक है, उसे यहां पर ओडीआई पार्ट 1 फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा करवाने हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द रेमिटेंस बाय द रेजिडेंट इंडिविजुअल ओवर देयर। इस चीज का यहां पर ध्यान रखना है कि उसके बीच में 30 दिन के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 जो फॉर्म है वो यहां पर एडी ने जमा करवाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एंड फर्दर यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट है, यानी कि जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको इन्वेस्टमेंट आपको मिल गई है, आपके नाम पर इन्वेस्टमेंट हो गई है, उसका प्रूफ यहां पर इंडिविजुअल को 6 महीने के अंदर, यानी कि जब से रेमिटेंस करी है उसके बाद 6 महीने के अंदर उसका प्रूफ यहां पर ऑथराइज्ड डीलर को देना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर कोई ऑल्टरेशन आपकी बाद में होती है, आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई यहां पर फेरबदल होते हैं, लेट्स से कि पहले मैंने यहां पर 1000 शेयर्स को परचेज करने के लिए रेमिटेंस करवाया, मैंने ये शो कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में मेरी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न
था वो चेंज हो गया, वो यहाँ पर मुझे 1000 शेयर्स नहीं मिले, लेट से मुझे वो यहाँ पर 980 शेयर्स मिले, तो यहाँ पर जो भी ऑल्टरेशन वगैरह होगी वो मुझे 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस यहाँ पर वो बताने पड़ेंगे कि क्या क्या ऑल्टरेशन हैं, ठीक है। एंड फर्दर साथ के साथ यहाँ पर जो एडीज हैं उनको अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में इन चीज़ों को शो करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए जो रेमिटेंसेज है वो यहाँ पर की गई हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बताया जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1 साल के बाद अलाउड होती है, उससे पहले अलाउड नहीं होती है। एंड फर्दर इन केस डिसइन्वेस्टमेंट की गई है एंड उसके केस में यहां पर 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जब डिसइन्वेस्टमेंट हुई उसके बाद 60 दिन एंड फर्दर उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 60 जैसे डिसइन्वेस्टमेंट की तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको इसको रिपोर्ट करना एंड फर्दर उसके बाद विद इन 30 डेज जो यहां पर पैसा है वो आपका वापस आ जाना चाहिए। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इट। एंड मैंने आपको बताया जो लोन है इंडिविजुअल्स दे सकते हैं अपने क्लोज एनआरआई रिलेटिव्स को, लेकिन उसके केस में जो लोन होना चाहिए वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, मिनिमम मैच्योरिटी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। एंड फॉर बोरोअर्स पर्सनल, या तो वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेंगे, ठीक है, जो रिलेटिव्स होंगे, या फिर मेंटेनेंस के लिए लेंगे। एंड जो लोन है वो यहां पर किसी भी तरह के निधि फंड्स या फिर चिट फंड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, स्टेट एक्टिविटीज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी केप्ट इनटू अकाउंट। एंड जो भी प्रोसीड्स होंगी इस तरह के लोन की, दोज मस्ट बी क्रेडिट टू द एनआरओ अकाउंट ऑफ द एनआरआई और पीआईओ ओवर देयर एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनके एनआरओ अकाउंट में वो पैसा जाएगा। एंड लोन अमाउंट जो है वो बाहर नहीं भेजा सकता। जैसे कि आपने यहां पर कोई लोन दिया, लेट्स से पर्सन ए इंडियन रेजिडेंट है एंड यहां पर पर्सन बी जो है वो एनआरआई है, ओके, तो यहां पर जब ये लोन देगा तो ये एनआरओ अकाउंट में जाएगा। ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग लोन होगा, कम से कम 1 साल का लोन होगा एंड ये पैसा बाहर नहीं जा सकता। ये पर्सनल यूज के लिए होगा या फिर मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए होगा, लेकिन पैसा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड रीपेमेंट जो होगी वो यहाँ पर या तो इनवर्ट रेमिटेंस के थ्रू होगी या फिर एनआरओ अकाउंट को डेबिट करके यहाँ पर पैसा जो है वो यहाँ पर वापस किया जाएगा। एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, इनको डेबिट करके पैसा वापस किया जाएगा। देन इट्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द एलआरएस ओवर हियर। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो पहली जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती थी वो होती थी कि आपको एडी को होता था कि आपने कस्टमर से डिक्लेरेशन देनी है, उसके बेस पर यहां पर आप रिपोर्टिंग कर देंगे। उनके पास कोई इंडिपेंडेंट खुद का डाटा नहीं होता था, लेकिन अप्रैल 2018 से एक डेली रिपोर्टिंग सिस्टम बना दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एडीज के लिए, जहां पर जो भी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती हैं वो एडीज को रिपोर्ट करनी है। तो एडीज को यहां पर डेली जो ट्रांजेक्शन है वो यहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी ली गई है एलआरएस के अंदर ट्रांजेक्शन की गई है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ये जो पोर्टल है ये आपका ऑनलाइन वेब पोर्टल है एंड रिपोर्टिंग जो है डेली ट्रांजैक्शंस की इज टू बी रिपोर्टेड ऑन द XBRL प्लेटफॉर्म बाय क्लोज ऑफ बिजनेस डे ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे। जैसे कि आज की ट्रांजैक्शन है तो कल का जो वर्किंग डे खत्म होने से पहले पहले कल की ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल जो है वो यहां पर अपलोड हो जानी चाहिए, उसके बारे में ये बताया गया है। एंड इवन अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको नील रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। एंड डाटा जो होगा इस तरह की रिपोर्ट्स का मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल द एडी बैंक्स ओवर देयर। ओके, सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू, ताकि हम ओवरऑल लिमिट को पता लगा लें, तो इसके लिए चीज जरूरी है। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को रेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से यहां पर वेबसाइट विजिट कर ले, दैट इज iibf.info। कोर्सेज को एनरोल कर लें, इसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, आपको साथ के साथ केस स्टडी वीडियोस एंड फर्दर आपको यहां पर मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड फर्दर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलने वाला है PDF नोट्स का, जिसको आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या फिर iOS एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो डू एनरोल राइट नाउ एंड यूज द कूपन कोड एग्जाम्स सो एज टू गेट फ्लैट 82% ऑफ। सो डू एनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।